हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम परितंत्र के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम विशेष रूप से इसकी प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाशीलता के लिए और उसके स्थायी बने रहने के लिए उसमें सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी की कंटिन्यूअस यानी कि निरंतर लगातार इनपुट या निवेश की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी भी परितंत्र को स्थायी बनाने के लिए, उसको क्रियाशील बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है उसके अंदर कंटिन्यूअसली लगातार सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा लगातार अंदर आती रहनी चाहिए, जो हरे पौधे या जो उत्पादक होते हैं वो उसको रिसीव करते हैं। क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम में जो हरे पादप होते हैं वही सूर्य की एनर्जी को या एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं। पहली बार जो इकोसिस्टम में एनर्जी सन की अंदर एंटर करती है वो उत्पादकों के द्वारा एंटर होती है, प्रवेश करती है। अब किसी भी परितंत्र में जो उत्पादकता होती है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी परितंत्र में जैव मात्रा के उत्पादन की दर, यानी कि उत्पादकता का मतलब क्या है कि जैव मात्रा, उत्पादन की दर क्या कहलाती है? उत्पादन कहलाती है। यानी कि जो भी बायोमास या जो ऑर्गेनिक मैटर या जो प्रकाश संश्लेषण में भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जैव मात्रा जिसके द्वारा किसी भी समुदाय में जैव भार या जैव मात्रा बढ़ती है, तो जैव मात्रा के उत्पादन की दर उत्पादकता कहलाती है। या किसी भी परितंत्र में बायोमास के निर्माण और उत्पादन की दर उत्पादकता कहलाती है। इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी निश्चित समय अंतराल में, किसी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी विशिष्ट समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में, जैसे इकाई समय में, जैसे हमने कहा प्रतिवर्ष कहा फॉर एग्जांपल, तो उस परितंत्र द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कहलाती है। यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में विशिष्ट समय अंतराल, जैसे हमने कहा प्रतिवर्ष समय अंतराल में, उस तंत्र के द्वारा कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा बनाई जाती है या कार्बनिक पदार्थ के निर्माण किया जाता है उसकी जो दर होती है उसको हम पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। इसे हम ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष से भार के रूप में अथवा एनर्जी के रूप में किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष के रूप में प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं। उत्पादकता बेसिकली 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक उत्पादकता यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक उत्पादकता यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध उत्पादकता यानी कि नेट प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले जो प्राथमिक उपभोग उत्पादकता है उसका मतलब क्या होता है, और वो 2 प्रकार की होती है। तो प्राथमिक उत्पादकता का मतलब क्या है? जो प्राथमिक उत्पादकता है उसका सीधा संबंध प्रोड्यूसर से होता है। यानी कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसकी है? प्रोड्यूसर्स की, यानी कि उत्पादकों की। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पीपी जो है उसको हम याद रखने के लिए कैसे करेंगे कि पी फॉर प्राइमरी और पी फॉर प्रोडक्टिविटी, लेकिन हम इसको समझेंगे कैसे कि पी फॉर प्रोड्यूसर्स और दूसरा पी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादकों द्वारा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्होंने कितना बायोमास, कितना ऊर्जा, कितना कार्बनिक पदार्थ बनाया, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि हमें 2 बातें याद रखनी है इसमें कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का संबंध प्रोड्यूसर से है और फोटोसिंथेसिस से है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों ने एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में कितना जैव मात्रा या कार्बनिक पदार्थ या बायोमास बनाया,
उसको हम बोलते हैं प्राथमिक उत्पादकता यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि सीधी सी बात है, प्रोड्यूसर्स द्वारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में एक इकाई क्षेत्र में उन्होंने कितना जैव मात्रा या बायोमास या कार्बनिक सामग्री का बनाया, की मात्रा कितनी बनाई, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। या वह दर जिसके द्वारा उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा विकिरण ऊर्जा, कितनी विकिरण ऊर्जा का संचित करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक उत्पादकता यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको भी हम इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है मोस्ट ऑफन यानी कि अक्सर सौर ऊर्जा के द्वारा लिमिटेड होती है, क्योंकि सौर ऊर्जा पर ही ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निर्भर करती है। क्योंकि अभी हमने दो चीजें पढ़ी कि प्रोड्यूसर्स पर निर्भर, यानी कि जो प्राथमिक उत्पादकता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, उसका सीधा संबंध प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादकों से है। अगर लाइट ज़्यादा होगी तो उत्पादकता ज़्यादा होगी, कम होगी तो कम होगी। यानी कि ये नॉर्मली जो लिमिटेड होती है वो किससे होती है? लाइट से होती है। अब प्राथमिक जो उत्पादकता है वो दो प्रकार की होती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। अब इसका मतलब क्या है कि वह दर जिसके द्वारा कोई स्वयंपोषी, कोई उत्पादक कार्बनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, जिस दर से कोई भी प्रोड्यूसर कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करता है, उनका निर्माण करता है, उसको हम जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित अवधि में इकाई क्षेत्रफल में प्राथमिक उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा उसने जितनी ऊर्जा फिक्स की है, जितनी ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट किया है, यानी कि कुल कार्बनिक फूड कितना बनाया है उसने, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में टोटल अमाउंट ऑफ कार्बनिक मैटर यानी कि फूड प्रेजेंट होता है। इसमें से कुछ मात्रा प्लांट अपने रेस्पिरेशन में और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यानी कि श्वसन में और उपापचयी क्रियाओं में यूज करता है। तो जो टोटल उसने जितना फूड बनाया है, जितनी ऊर्जा उसने फिक्स की है, उसको हम बोलते हैं जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट यानी कि जीपीपी का एक बहुत बड़ा पार्ट प्लांट अपने श्वसन में और अपनी उपापचयी क्रियाओं में यूज करता है। इसी से एनपीपी आप समझेंगे। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी का मतलब क्या होता है कि किसी निश्चित समय अंतराल में एक इकाई क्षेत्रफल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने कार्बनिक पदार्थ, जितने उसने कार्बनिक पदार्थ बनाए हैं, उनमें से पादपों द्वारा श्वसन एवं उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त कार्बनिक पदार्थ, उसने कितना उसमें से कार्बनिक पदार्थ यूज कर लिया है, उसके यूज करने के पश्चात जो शेष कार्बनिक पदार्थ बचता है उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इसने 10 किलोग्राम कार्बन फिक्स किया हुआ है और उसमें से उसने 4 अपने काम में यूज कर लिया, तो जो शेष 6 बचा हुआ है वो एनपीपी कहलाता है। यानी कि पादपों में जो विषम पोषियों के लिए, आगे के लिए जो ट्रॉफिक लेवल है, उनमें यूज करने के लिए उसके अंदर कितना बायोमास बचता है उसको हम बोलते हैं एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि जो एनपीपी है उसका अर्थ क्या होता है कि सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी कि जीपीपी की जो और श्वसन तथा उपापचयी क्रियाओं में उसने जो यूज कर लिया है कार्बनिक पदार्थ, उसका जो अंतर होता है हम उसको क्या बोलते हैं? एनपीपी बोलते हैं। इसका मतलब एनपीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीपीपी माइनस आर, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। और आर यहां पर क्या है? आर इज इक्वल टू क्या है? श्वसन तथा उपापचयी क्रिया में प्रयुक्त कार्बनिक पदार्थ पादप द्वारा
अपने श्वसन तथा उपापचय क्रियाओं में जिसने कितना कार्बनिक पदार्थ यूज कर लिया उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनपीपी क्या बचेगी? टोटल जीपीपी। तो जीपीपी क्या है? उसने कुल कितना भोजन बनाया, उसे हम क्या बोलते हैं? जीपीपी। और उसमें से उसने जितना खर्च कर लिया अपने लिए उसे हम क्या बोलते हैं? आर। और जीपीपी में से आर घटाने के बाद जो बचता है वो क्या कहलाता है? एनपीपी कहलाता है। और एनपीपी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, अगर प्रोड्यूसर्स है तो प्रोड्यूसर से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है प्राइमरी कंज्यूमर, उसके अंदर जाने वाला बायोमास होता है। तो जितना बायोमास उसके अंदर, पादप के अंदर, प्रोड्यूसर के अंदर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को जाने के लिए उसके अंदर बचता है, हम उसे क्या बोलते हैं? एनपीपी बोलते हैं। और एनपीपी क्या होता है? जीपीपी माइनस आर होता है। और अगर हम यहां से जीपीपी निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? एनपीपी प्लस आर। और किसी भी क्षेत्र में जो एनपीपी होती है, किसी भी विशिष्ट क्षेत्र की जो एनपीपी होती है, वहां पर क्षेत्र में पाई जाने वाली पादप जातियों पर निर्भर करती है कि कौन सी पादप जाति उस क्षेत्र में पाई जाती है, उसके हिसाब से ही एनपीपी या जीपीपी होती है। और एनपीपी बेसिक जो पीपी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्टिविटी है, वो सीधे ही सनलाइट द्वारा लिमिटेड होती है। जबकि जो एनपीपी होती है उसके लिए जो मेन चीज है वो क्या है कि उसकी जो एनपीपी होती है वो किस पर निर्भर करती है? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप की प्रजाति पर निर्भर करती है कि एनपीपी अधिक होगी या कम होगी। अब हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता उत्पादकता के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात क्या है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी कि एसपी का संबंध विषमपोषी यानी कि उपभोक्ताओं से। इसका संबंध किससे? उपभोक्ताओं से या विषमपोषियों से है। इसका संबंध प्रोड्यूसर से था, इसका संबंध उपभोक्ताओं अथवा विषमपोषियों से है। उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि एसपी कहलाती है। इसको हम शॉर्ट से एसपी लिख सकते हैं। या किसी भी उपभोक्ता द्वारा भोजन संचय के कारण, यानी कि उपभोक्ताओं के भोजन संचय के कारण पूरे समुदाय के जैव भार में जो वृद्धि होती है उसको हम द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एसपी कहते हैं। या हम इसे क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उपभोक्ता स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की वह मात्रा है जो अगले पोषक स्तर के लिए उपलब्ध होती है। यानी कि एक पोषक स्तर के जीवों में उपलब्ध ऊर्जा जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जा सकती है या उपलब्ध होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से कम होती है। और जैसे जैसे हम पोषक स्तरों में आगे जाते हैं ये जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राथमिक उपभोक्ताओं में ये सबसे अधिक होगी, सेकेंडरी में और कम, टर्शरी में और कम। अगर टॉप है तो ठीक है, नहीं तो टॉप अगर उससे आगे तो उसमें कम। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ताओं में सबसे अधिक होगी और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वो पोषक स्तरों में आगे जाने पर वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। अब जो शुद्ध उत्पादकता यानी कि नेट प्रोडक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता या विषमपोषियों के द्वारा प्रयुक्त ना होने वाले, जो उसके अंदर जो प्रयुक्त नहीं हो रहा है, यानी कि उसके अंदर जो एनपीपी आई है, उसके अंदर जो ऊर्जा आई है, उसके अंदर जो बायोमास आया है, कार्बनिक मटेरियल आए हैं, उसमें से जो कार्बनिक पदार्थ वो यूज नहीं कर रहा है विषमपोषी, तो उसके अंदर प्रयुक्त ना होने वाले कार्बनिक पदार्थ के संचय की दर, वो उसमें से कितना कार्बनिक पदार्थ अपने अंदर संचय कर रहा है, उसकी दर को हम क्या बोलते हैं? नेट प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और नेट प्रोडक्टिविटी यानी कि एनपी, इसको नेट प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं और नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी यानी कि एनसीपी। तो एनसीपी या एनपी है क्या?
एनसीपी और एनपी यानी कि नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, और नेट प्रोडक्टिविटी क्या है, वो है एनपीपी माइनस HR। एनपीपी वो ऊर्जा की मात्रा है जो उसके अंदर आई थी, उसमें से उसने कुछ मात्रा अपने कामों के लिए यूज कर ली, इसे हमने बोला HR। H फॉर हेटेरोट्रॉप्स है यानी कि विषमपोषी, और R फॉर मतलब है रेस्पिरेशन और उसके उपापचयी क्रियाओं में जितनी एनर्जी उसने खर्च करी। तो अभी हमने कहा कि अशुद्ध उत्पादकता है क्या, कि पूरे समुदाय में जो जीव होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी आती है, कार्बनिक पदार्थ आते हैं, उसमें से वो जितने यूज कर लेते हैं, उसने यूज करा कितना, इतना। यूज करने के बाद जो बचे हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके संचय की दर क्या होती है, शुद्ध उत्पादकता होती है, और उसके अंदर आता क्या है, एनपीपी। इसमें बनता क्या है, जीपीपी। जीपीपी प्लांट्स, अब अगर हम ये कहें कि ये प्लांट है, ये सन से एनर्जी आई, प्लांट में आई, प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से माना फॉर टॉप कंज्यूमर। अगर ये कोई फूड चेन है तो सन के अंदर, इसके अंदर जो सबसे पहले एनर्जी बनेगी वो क्या बनेगी, जीपीपी बनेगी, कार्बनिक पदार्थ बनेगी, जीपीपी बनेगी। इस जीपीपी में से इसने अपने अंदर यूज करेगा आर ये अपने अंदर यूज कर लेगा प्लांट, और जो बचेगा वो क्या बचा, एनपीपी। और एनपीपी किस में ट्रांसफर होगी, प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्लांट खाने के बाद जब ये अपनी एनर्जी लेने के लिए फूड लेगा प्लांट को, तो इसके अंदर जो बची क्या है, वो एनपीपी बची है। इसने बनाई कितनी थी, जीपीपी, लेकिन उसमें से खर्च कर ली आर बचने के बाद अब क्या बची, एनपीपी। अब इस एनपीपी इसके अंदर पहुंची, इससे इसमें पहुंची और इससे इसमें पहुंचती है। तो अब इस एनपीपी का थोड़ा सा पार्ट ये HR अपने अंदर यूज कर लेगा, और जो बाकी बचेगा अब वो क्या कहलाएगा, एनपी कहलाएगा। ऐसी इसमें एनपी कहलाएगा, ऐसी इसमें एनपी कहलाएगा। यानी कि एनपी क्या होता है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्टिविटी होती है, और वो सबसे पहले जो प्लांट जितना फूड खुद बनाता है, टोटल फूड, उसे हम बोलते हैं जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से जो उसने अपने लिए यूज कर लिया रेस्पिरेशन में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, वो R होता है, और जो बच जाता है उसके अंदर जो रह जाता है अब उसे क्या बोलते हैं हम, एनपीपी। तो एनपीपी क्या होता है, जीपीपी माइनस R। एनपीपी, इसका जो बचा हुआ पार्ट एनपीपी है वो इसके अंदर पहुंचता है, इसमें से उसने जो यूज कर लिया वो HR होगा। तो एनपीपी माइनस HR इज इक्वल टू होता है एनपी। ऐसी इसमें से इसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा। तो हर जो उपभोक्ता है यानी कि कंज्यूमर्स है, उस कंज्यूमर्स के अंदर जितना उसने कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किया है उसमें से उसने अपने खर्च करने के बाद जो उसके अंदर स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध उत्पादकता यानी कि नेट प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब जो हर इकोसिस्टम होता है उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सब अलग अलग होती है, वो अनेक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो संपूर्ण जीव मंडल का जो वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता है वो भार, अगर कार्बनिक तत्व यानी कि शुष्क भार के रूप में अगर हम उसको करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो 170 बिलियन टन आका गया है। इसमें से जो समुद्री यानी कि मैरीन इकोसिस्टम होते हैं उसकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो 55 बिलियन टन होती है। यद्यपि पूरे अर्थ का 70% समुद्रों से घिरा होता है, समुद्री जल होता है पूरी अर्थ का 70%, लेकिन उसके होने के बावजूद भी जो कुल टोटल 170 बिलियन टन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इस अर्थ की, उसमें से केवल 55 बिलियन टन ही मैराइन इकोसिस्टम से आता है, बाकी सारा जो होता है वो भूमि से आता है। और चूंकि भूमि पर और जो फ्रेश वाटर होते हैं उनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। बेशक वहाँ पार्ट कम है, जो 70% पार्ट मैरीन का है, लेकिन 55 बिलियन टन जो होता है वो केवल मैराइन का होता है। और जो मैराइन इकोसिस्टम से आने वाला कम होता है वो अब हम ये समझ पाएंगे कि मैरीन इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है। क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली 5 फैक्टर्स पर निर्भर करती है, और वो फैक्टर्स जो मैरीन इकोसिस्टम के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इसीलिए वहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम होती है। सबसे पहला फैक्टर है जिस पर निर्भर करती है वो है लाइट। तो जो लाइट है, जो सबसे पहला फैक्टर है जिस पर निर्भर करती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो होता है लाइट यानी कि प्रकाश। पहला फैक्टर है लाइट यानी कि प्रकाश,
और यहां पर लाइट का मतलब है सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश है, सौर ऊर्जा जो है, वो सभी लगभग सभी इकोसिस्टम के लिए, कुछ डीप इकोसिस्टम्स जो कुछ डीप लेक और कुछ डीप जो बॉडीज होती हैं, उन वाटर बॉडीज में छोड़कर बाकी सभी इकोसिस्टम के लिए जो सौर ऊर्जा ही सभी ऊर्जाओं का एकमात्र स्रोत होता है। तो पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वो जो होता है वो सूर्य होता है। और जो जलीय इकोसिस्टम होते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम होते हैं, उसमें प्रकाश की उपलब्धता कम होती है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी कि स्थलीय परितंत्र। जो स्थलीय परितंत्र होते हैं वहां पर लाइट ज़्यादा होती है, लेकिन जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होते हैं तो उसके अंदर प्रकाश की मात्रा कम होती है। प्रकाश केवल कुछ ऊपरी लेयर्स, कुछ ऊपरी सतह पर ही पहुंचता है, लेकिन बहुत डीप बॉडीज़ के अंदर जो बहुत गहरे समुद्र होते हैं, बहुत गहरी झीलें होती हैं, जब कोई भी वाटर बॉडी जो गहरी होती है उसमें नीचे तक प्रकाश नहीं जाता, इसलिए जो कोई भी वाटर बॉडी होती है वहाँ पर जो प्रकाश की मात्रा होती है वो लैंड की कंपैरिजन में कम होती है। इसीलिए जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं, जिसे अभी हमने पढ़ा था मैरीन इकोसिस्टम यानी कि समुद्री इकोसिस्टम, उनकी प्रोडक्टिविटी लैंड की प्रोडक्टिविटी से, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, उत्पादकता से कम होती है, क्योंकि लाइट वहाँ पर कम होती है। लैंड पर ज़्यादा होती है इसलिए ज़्यादा होती है, और पानी में कम होती है इसलिए वो कम होती है। दूसरा फैक्टर होता है वो होता है तापमान यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है कि एक विशिष्ट ऑप्टिमम, एक इष्टतम टेम्परेचर पर, ताप पर एंजाइम्स काम करते हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस के एंजाइम हो, चाहे वो रेस्पिरेशन के एंजाइम हो। किसी भी प्रक्रिया के जो एंजाइम्स होते हैं एक विशिष्ट तापमान पर काम करते हैं, और उस तापमान से कम अथवा अधिक तापमान होने पर उनकी जो क्रियाविधि होती है, उनकी जो स्पीड होती है, उनकी जो दर होती है काम करने की, वो कम हो जाती है एंजाइम्स की। इसीलिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर के इधर उधर, अगर टेम्परेचर से कम है या उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से, इष्टतम टेम्परेचर से, जो उपयुक्त टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर है या कम टेम्परेचर होने पर जो एंजाइम्स होती है उनकी क्रियाविधि कम हो जाने से जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है। तीसरा मॉइस्चर होता है। जो मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता यानी कि जल वाष्प की जो मात्रा होती है किसी भी इकोसिस्टम में, वो भी प्रोडक्टिविटी पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जो प्रोडक्टिविटी होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, वो उसकी बायोडाइवर्सिटी पर निर्भर करती है, जैव विविधता पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, नॉर्मली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। और जो किसी भी जगह पर जो बायोडाइवर्सिटी या जीवों की विभिन्न प्रजातियों का पाया जाना होता है, वो दो बेसिक फैक्टर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। जिन दो बेसिक फैक्टर पर निर्भर करती है वो होते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान, और दूसरा होता है रेन यानी कि वर्षा यानी कि मॉइस्चर। जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट होता है, मध्यम होता है, ठीक ठाक होता है, और बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता सबसे अधिक होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर भी मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता, और वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। और इसी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर बारिश कम होती है, जहाँ पर मॉइस्चर कम होता है, जहाँ पर पानी कम होता है, जैसे डेजर्ट में, टुंड्रा में, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है और प्रोडक्टिविटी भी इसलिए कम होती है। लेकिन जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, टेम्परेचर सूटेबल होता है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। तीसरा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी यानी कि पोषक तत्व। तीसरा था मॉइस्चर और चौथा है न्यूट्रिएंट्स, उपलब्धता। कितने न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध है। तो सॉइल से प्लांट न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, लघु पोषक तत्व, गुरु पोषक तत्व ग्रहण करता है और उनको अपनी ग्रोथ में यूज़ करता है। तो जितने ज़्यादा सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे उतनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, उतनी ही ग्रोथ प्लांट की अच्छी होती है। इसीलिए न्यूट्रिएंट्स अगर किसी सॉइल में कम है
तो ग्रोथ कम होगी, इसके कारण प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। लेकिन जिस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसीलिए प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। लास्ट है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ प्लांट, यानी कि पांचवा है पादपों की प्रकाश संश्लेषी एफिशिएंसी, यानी कि दक्षता। जो दो प्रकार के प्लांट्स होते हैं C3 और C4। C4 प्लांट्स C3 प्लांट्स की तुलना में ज़्यादा दक्ष होते हैं, क्योंकि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। इसीलिए अगर किसी इकोसिस्टम में C4 प्लांट ज़्यादा है, C4 प्लांट्स प्रेजेंट है, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होने के कारण उनकी ग्रोथ अधिक होती है, उनमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अच्छी होती है, और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अच्छी होने के कारण उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो अधिक होती है। लेकिन अगर C3 प्लांट्स हैं तो उनकी एफिशिएंसी, दक्षता C4 प्लांट से कम होने के कारण, क्योंकि उनमें फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, उनका प्रकाश संश्लेषण इतना ज़्यादा दक्ष नहीं होता है, तो C3 प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण दक्षता कम होने के कारण जहाँ पर C3 प्लांट्स अधिक होंगे उस इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो C4 प्लांट्स की तुलना में कम होगी। इसलिए अगर प्रकाश संश्लेषी पादप है, C3 वाला है, तो कम होगी प्रोडक्टिविटी, और C4 वाला अगर वो ज़्यादा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिन पर किसी भी जगह की प्रोडक्टिविटी निर्भर करती है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि पर यूनिट एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की पाई जाती है, यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनकी प्रोडक्टिविटी वहाँ पर सबसे अधिक होती है, और वो होती है 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी पाई जाती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाई जाती है। इसके कारण वहाँ पर सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। दूसरा, वाटर इकोसिस्टम में, यानी कि जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसमें लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, यानी कि जिसकी सबसे कम उत्पादकता होगी इकोसिस्टम की, वो वेरी डीप लेक्स होती हैं, यानी कि जो अधिक गहरी लेक्स होती हैं, झीलें होती हैं, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम होती है। जबकि जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाएगी, वो सेकंड नंबर पर जो वर्ल्ड में डाइवर्सिटी पाई जाती है वो कोरल रीफ्स में पाई जाती है। चट्टानें होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उन कैल्शियम कार्बोनेट की कोरल रीफ्स चट्टानों में सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर की वर्ल्ड की बेस्ट डाइवर्सिटी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। पहले नंबर पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, दूसरे नंबर पर कोरल रीफ्स में होती है। और चूंकि वहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वहाँ पर पानी के अंदर पाए जाने वाले इकोसिस्टम में बेस्ट प्रोडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कोरल रीफ्स में होती है, और सबसे कम जो प्रोडक्टिविटी होती है वो गहरी झीलों में होती है, डीप लेक्स की होती है। तीसरा पॉइंट, नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर होता है ओशन में। ओशन की प्रोडक्टिविटी को, ओशन की ग्रोथ को जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाला फैक्टर होता है वो नाइट्रोजन होता है। जबकि जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ होती हैं, यानी कि जो लेक्स हैं, तो फास्फोरस लिमिटिंग फैक्टर होता है लेक प्रोडक्टिविटी में, तो नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर होता है ओशन में, यानी कि मैरीन वाटर में। जबकि जो लेक्स होती हैं उनके जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो फास्फोरस होता है। लोएस्ट प्रोडक्टिविटी, यानी कि सबसे कम प्रोडक्टिविटी जो पाई जाती है किसी भी इकोसिस्टम में, लैंड में, वो होते हैं डेजर्ट और टुंड्रा। क्योंकि डेजर्ट और टुंड्रा में बारिश कम होने के कारण, और एक में डेजर्ट में टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और टुंड्रा में टेम्परेचर कम होता है, तो उनके अंदर बारिश कम होने के कारण, रेनफॉल कम होने के कारण बायोडाइवर्सिटी कम होती है। और बायोडाइवर्सिटी कम होने के कारण टुंड्रा में और डेजर्ट में, मरुस्थल में और टुंड्रा में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है। लैंड पर सबसे कम प्रोडक्टिविटी किस में पाई जाती है? डेजर्ट में और टुंड्रा में। और जो मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रो इकोसिस्टम होता है, एग्रो वर्ड जो होता है वो मैन के लिए लगाते हैं, एग्रो इकोसिस्टम। जो मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं एग्रो इकोसिस्टम, उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, जिसकी सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है वो शुगर केन और राइस इकोसिस्टम होते हैं। और उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है 3 से 4 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा होती है 5, और जो मैन मेड इकोसिस्टम है उनमें सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गन्ना यानी कि शुगर केन, और चावल यानी कि राइस। शुगर केन एंड राइस इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी होती है एग्रो इकोसिस्टम में वो सबसे अधिक होती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।